नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज जो सहकारी भर्ती परीक्षा व्यापम के द्वारा आयोजित करवाई गई थी, उसमें आए हुए गणित एवं तार्किक योग्यता के प्रश्नों का आज हम हल देखेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस पेपर में आया हुआ, वो एवरेज पर है और उसमें क्वेश्चन ये बोलता है कि यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब मैं इसको आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड से अगर आप करना चाहें तो लॉन्ग मेथड में अगर यदि आप सबसे पहली संख्या को x मानते हैं, माना सबसे छोटी संख्या x हो तो संख्याएं होंगी x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6, ये 7 हमारी संख्याएं हो जाएंगी। अब औसत का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो है अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे अवलोकन का योग ऊपर आ जाएगा, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6, और अवलोकनों का योग तो हो गया, बटे अवलोकनों की संख्या हो जाएगी हमारी 7। तो यहाँ पे x की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 15 और 21। 7x प्लस 21 बटे 7। अब यहाँ से 7 हम कॉमन निकाल सकते हैं तो बच जाएगा x, और इसका ये इसके किसके बराबर होगा? हमारे को दिया हुआ है एवरेज 20, तो ये होगा 20 के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ से 7 को इधर गुणा कर देते हैं। 7x प्लस 21 बराबर 140। 7x 140 माइनस 21 बराबर 190। x बराबर 119 बटे 7, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो हमारी x का मान आ गया 7। अब इसमें चूंकि इस प्रश्न में हमारा सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 6, यानी कि सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6 यानी कि 17 प्लस 6 बराबर 23। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आया 23। सही उत्तर है 23। तो यदि हम इसी प्रश्न का शॉर्टकट देखें तो हम ये जानते हैं कि अगर अवलोकनों की संख्या विषम नंबर होती है, विषम अंक में होती है, यानी कि अगर हमारे कुल अवलोकनों की संख्या 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, तो सीधे सीधे बीच वाला जो उन अवलोकन का बीच वाला अंक होता है वही हमारा औसत होता है। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 5 ऐसे क्रमागत संख्याएं 5 6 7 8 9, तो ये 5 हमारी क्रमागत संख्याएं हैं, और चूंकि इसमें अवलोकन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, तो इनका औसत बाई डिफॉल्ट 7 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अवलोकनों की संख्या 7 है तो 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इनमें से बीचों बीच वाली जो संख्या होगी ये औसत हो जाएगी। इसी प्रकार अगर अवलोकन की संख्या 9 है, 57 58 59 60 61 62 63, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऐसे
9 क्रमागत अवलोकन है, 9 क्रमागत संख्याएं, और इनका बाई डिफॉल्ट अगर औसत निकालना हो तो इनका बीचों बीच वाला 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इनके बीचों बीच आप देखिए, बीच बोलने का अर्थ है कि बीच वाली संख्या के राइट हैंड साइड भी दो संख्याएं हैं और लेफ्ट हैंड साइड भी दो संख्याएं। यहाँ पे बीच वाली संख्या के राइट हैंड साइड 3 संख्याएं, लेफ्ट हैंड साइड 3 संख्याएं। यहाँ पे बीच वाली संख्या के राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड 4 है। तो अगर अवलोकनों की संख्या विषम संख्या होती है तो हमारा सीधे सीधे बीच वाली संख्या औसत हो जाती है। तो हमारे प्रश्न में चूंकि बीच वाली संख्या दी हुई है 20 और कुल अवलोकन है 7 क्रमागत संख्याएं, तो ऑब्वियसली 3 संख्या इस तरफ होगी और 3 संख्या इस तरफ होगी। तो इस तरफ आ जाएंगे 21 22 और 23, इधर आ जाएंगे 19 18 और 17। तो हमें सबसे बड़ा अंक पूछा है उन सब में, तो वो हो जाएगा उत्तर 23 हो जाएगा। तो प्रश्न पत्र में अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा, विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, और हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसका सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 3 5 8 13 और 22। तो अब इनका डिफरेंस यदि हम देखें तो 3 और 5 का डिफरेंस होगा 2, 5 और 8 का डिफरेंस होगा 3, 8 और 13 का डिफरेंस होगा 5, और 13 और 22 का डिफरेंस होगा 9। तो इसमें हमको एज सच कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। 5 3, इसका एक बार और डिफरेंस लेते हैं, 2 3 2 और 5 में से 3 गया 2, 5 और 9 में से 4। हाँ, तो यहाँ पे ठीक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को पैटर्न मिल रहा है कि हर संख्या डबल होते जा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 9 + 8 हो जाएगा 17, और 22 और 17 हो जाएगा 39। तो इसका उत्तर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा 39, और इसका उत्तर होगा 39। 5 - 3 8 - 5 13 - 8 22 - 13। तो ये करने से हमें 2 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे 3 - 2, यहाँ पे 5 - 3 9 - 5, और फिर उसके आगे 1 2 4 का पैटर्न मिला तो हम उसको डबल किए तो हमारे को 39 प्राप्त हो गया। तो पेपर में अगला प्रश्न है 58 नंबर का, जिसमें दिया गया है, नीचे दिए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। फ्रॉम द पोजिशंस ऑफ अ क्यूब शोन बिलो विच लेटर विल बी ऑन द फेस विथ ए। तो यहाँ पे हमारे को 4 पोजिशंस दे दी गई हैं पासों की, उसमें से जो फलक ए है जो कि टॉप में है, तो मैं एक पासा बनाता हूं जिसमें ए को हम टॉप में रख लेते हैं, जैसी स्थिति इसमें बताई गई है, जिसमें ए टॉप पर है। और अगर इस पासे को मैं रेफरेंस लेता हूं एफ और बी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए से लगे हुए कुल 4 फलक होंगे, एक इस तरफ वाला फलक और एक पीछे वाला फलक, ठीक है। बी के सामने और एफ के पीछे वाला फलक जो होगा, ये 2 स्थितियां और बन सकती हैं। एक से टच में कुल 4 फलक होंगे, तो 2 हमें यहां पे दे दिया गया है, 2 यहां दे दिया गया है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि सी या ई यहां ऐसे स्थान पर आ सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमें दिया हुआ है वो है डी, और डी चूंकि देखिए सी और ई के साथ में ऊपर लगा हुआ है, तो हमारे को ये मालूम है कि सी और ई आजू बाजू में है इस प्रकार से, तो डी ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो जब डी नीचे आ गया तो हमको ये पता चल गया कि ए के ठीक विपरीत फलक पर डी होगा, तो इसका उत्तर डी होगा। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास है, ये प्रश्न 59 नंबर का है। इसमें बोल रहा है, रेखा पी क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः पी क्यू पर इस प्रकार काटती है कि एपी और पीबी का अनुपात 3:2 है। तो हम सबसे पहले एबीसी त्रिभुज बना लेते हैं, एक ए बी सी। रेखा पी क्यू एबीसी की भुजाओं को ए बी
और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है। PQ की AP 3 और PB 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट देना भूल गया। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा। इसमें एक स्टेटमेंट ये जोड़ना चाहिए था कि BC और PQ समानांतर रेखाएं हैं, PQ एंड BC आर पैरेलल लाइंस, राइट। तब ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही हो जाता। फिर भी हम ये मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन देख के हमारे को ये समझ में आ रहा है कि पैरेलल लाइन के हिसाब वाले से ही सॉल्व किया हुआ है, तो ये 3 और 2 ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, ट्रायंगल APQ, मतलब ये वाले ट्रायंगल का और कुल ABC पूरा ट्रायंगल, मतलब ये पूरे ट्रायंगल का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहां देख लेते हैं, AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 3 है, ये और ये, ठीक है, और PB इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 2 है, और AB पूरा का पूरा AB और पूरा का पूरा AC जो है वो 3 + 2, ये पूरा यहां से लेके यहां तक AC 3 + 2 5 हो जाएगा जैसे ही। हाँ, तो ये हमारा हो गया। अब जो छोटे अब हमारे को इसकी थ्योरम में ये पता होना चाहिए कि जब इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो इन संख्याओं का वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि यदि APQ ट्राइंगल है, जो काला वाला ब्लैक शेडेड जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल APQ, और ट्राइंगल पूरा ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो इनकी पूरी भुजा जो है वो 5 है, 5 यूनिट है। तो APQ, क्योंकि APQ जो है वो 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ABC जो है वो 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 9:25 जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही इसका सही उत्तर होगा। हमारे को इसमें सिर्फ ये स्क्वायर निकालना होता है, वर्ग निकालना होता है। जितना भी अनुपात दिया होता है, जैसे इसमें 3:2 दिया हुआ है, और बड़े त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात पूछा गया है, तो छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और बड़े त्रिभुज की भुजाएं 5 और 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 9:25 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो हमें दिया हुआ है पेपर में, प्रश्न नंबर 60, जो कि सेट डी का 60वां प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि 540 में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 370 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। मतलब 540 पर बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ है, प्रतिशत में नहीं बोल रहा है, जितना रुपए में लाभ प्राप्त हुआ है उतना ही 370 में बेचने पर नुकसान हुआ है। यदि 540 में बेचने पर लेटस से कि 40 रुपए का लाभ हुआ, तो 370 में बेचने पर भी 40 रुपए की हानि होनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, उदाहरण दिया। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले, चूंकि हानि या लाभ रुपए में बराबर है, तो मैं उसको मान लेता हूं कि माना लाभ एवं हानि रुपए x है। ठीक है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस प्लस x, पहला इक्वेशन जो बनेगा हमारा, पहला जो भी क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मतलब CP प्लस x बराबर 540 होगा और CP माइनस x बराबर 370 होगा। ये क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CP बराबर निकाल सकते हैं, CP बराबर 540 माइनस x और CP बराबर 370 प्लस x। अब चूंकि CP बराबर है तो ये दोनों इक्वेशन भी बराबर होंगे, तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं 540 माइनस x बराबर 370 प्लस x। अब इसको 540 370 को मैं इधर ले आया, माइनस x को इधर भेज देता हूं, ये हो जाएगा
x प्लस एक्स, अब 540 माइनस 370 हमारा हो जाएगा 170 बराबर 2x, और x बराबर 170/2 मतलब 85। तो हमारा लाभ या हानि हमारी 85 रुपये आ गई। तो हमारे को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम सीपी में से यानी कि 540 में से 85 घटा देंगे, तो सीपी हमारे को प्राप्त हो जाएगा 455, या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं 370 में 85 अगर जोड़ दें तो इससे भी 455 रुपये प्राप्त होगा। अब क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 455 आया और बेच रहा है, विक्रय मूल्य है 910, तो हमारे को क्या पता है, यहां पे लिख देता हूं, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे एसपी माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हमारा एसपी है सेलिंग प्राइस 910, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब 455 और बटे क्रय मूल्य मतलब 455 गुणित 100। 910 में से 455 घटाएंगे तो 10 माइनस 5, 10 इधर 5, 8 माइनस 4 या 4, ये तो बराबर आ गया। तो 455 पूरा कट जाएगा और ठीक उसने जितने क्रय मूल्य की वस्तु थी, जो वस्तु का क्रय मूल्य था, उतना ही लाभ भी कमाया उस वस्तु में, तो ठीक उसका प्राइस डबल हो गया, मतलब उसके प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 100%। यही इसका सही उत्तर होगा, 100% इसका सही उत्तर होगा। और 60 प्रश्न नंबर 60 सेट डी का ऑप्शन डी 100% इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 सेट नंबर डी। प्रश्न बोलता है किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4,800 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 5,088 है तो ब्याज दर कितनी होगी। तो यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट प्रथम वर्ष का सेम होता है, यानी कि और सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष सेम होता है। तो यदि 2 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट अगर 4,800 है तो 1 वर्ष का होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा 4,800/2 मतलब 2,400 रुपए। चूंकि पहले वर्ष में CI और SI सेम होते हैं, दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का उतने ही प्रतिशत ब्याज और कैलकुलेट किया जाता है। तो दूसरे वर्ष में अगर 5,088 रुपए बन रहा है और 2 वर्षों का 4,800 रुपए माइनस कर दिया जाए तो ये बच जाता है 288 रुपए। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का अर्थ ये होता है कि पिछले वर्ष पे ब्याज पे बना हुआ ब्याज, तो इसमें ब्याज का कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले वर्ष तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। दूसरे वर्ष में हम पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो अब ये दूसरे वर्ष का मूलधन पर ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज तो 2,400 रुपए बन गया, लेकिन पिछले वर्ष के ब्याज पे निकला हुआ ब्याज बना हमारा 288 रुपए। तो हम ये सीधा सीधा बोल सकते हैं 2,400 का कितना प्रतिशत बराबर 288 रुपए होगा। तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत होगा बराबर 288, x प्रतिशत मतलब x/100 गुणित 2,400 बराबर 288। इसको जब हम काट देंगे तो 288/24 आ जाएगा। तो ये एकम 24 और ये 48 मतलब दूनी, तो x हमारा आ गया 12%। यही आपका उत्तर होगा। अब इसके अलावा एक शॉर्टकट फॉर्मूला और होता है जो हमारा है r बराबर 2 वर्षों का शॉर्टकट फॉर्मूला है CI माइनस SI/SI। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है 2 वर्षों के लिए। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है
2 वर्ष पूछ बोला जाता है तो उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा 200 गुणित CI मतलब हमारा 5088 माइनस 4800 बटे 4800, ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा 200 गुणित 288 बटे 4800, ये 2 शून्य कट गया, ये हो गया 24 और ये फिर 24 से 288 कटेगा तो हमारा 12% उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में ऑप्शन सी 12% उत्तर होगा। ऑप्शन सी 12%। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 है। 62, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस आकृति को मैंने अभी अधूरा छोड़ा हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हम पहले इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 1, 2 और ये बड़ा त्रिभुज जो है दोनों को मिला के 3। तो पहले 3 इधर हो गए और 3 इधर हो जाएंगे। 3 एक मतलब 4, 5 और 6। ठीक है, 6 त्रिभुज यहां हो गए। अभी इस आकृति में और कोई सा त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब हम यहां से एक लाइन कनेक्ट करते हैं इधर। तो अब त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 6 हो चुके हैं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 9 हो गए यहां पे। ठीक है, अब हम इसको यहां से कनेक्ट करते हैं। ये 9 हो गए, 9 के बाद ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ठीक है, इसके बाद हम इसको यहां से कनेक्ट करते हैं। ये हो जाएगा 13वां, 14वां, 15वां, फिर इसको लास्ट में यहां से कनेक्ट करते हैं 16, 17, 18। ठीक है, और ये जो त्रिभुज बड़ा त्रिभुज इधर बन रहा है, ये हो जाएगा यहां से लेके ये और ये हो जाएगा 19वां, ऊपर वाला 19वां और ये 20वां त्रिभुज। इन दोनों को मिला के 20 हो चुके हैं। तो अब इन दोनों को यहां पे ये दोनों का एक त्रिभुज मिला के +1 मतलब 22 हो गए। और ओके, ये छूट रहा है, ये दोनों को मिला के ये 23 और ये दोनों को मिला के ये वाला ये और ये और ये और ये। तो कुल हमारे पास +1 मतलब 24 त्रिभुज हमको देखने के लिए मिल रहे हैं इस फिगर में। ठीक है, इसके अलावा ना बस इतना है। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से 24 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 24, प्रश्न नंबर 62। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। प्रश्न बोल रहा है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। पिता की उम्र क्या है? तो इसमें वर्तमान लगाना भूल गया है, मेरे हिसाब से वर्तमान आयु ही पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि पिता और पुत्र की, क्योंकि अनुपात में दिया है और अनुपात को चेंज करने के लिए हमारे को महत्तम समापवर्तक, जिसको हम x मान लेते हैं, की वर्तमान उम्र आयु मान लेते हैं 7x है। तो ये वास्तविक संख्या बन जाती है। हम x यहाँ पे महत्तम समापवर्तक लिए हैं, उसका अनुपात से गुणा करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो ये वास्तविक आयु प्राप्त होगी।
अब 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो 5 साल पहले की उम्र कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व, 7x - 5। वैसे ही पुत्र और 5 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल गुणनफल 150। तो आइए गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14x² 35x - 10x और माइनस माइनस प्लस 25 बराबर 150। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। चलिए ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 14x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 45x हो जाएगा, और ये इधर आके -150 होगा तो -125 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 5 5 और 2 और 7, तो 45। 5 सत्ते 35 दूनी 70 माइनस 25, 70 माइनस 25, 5 2 4 एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 14x² माइनस 70x प्लस 25x। यहाँ पे देखिए 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 7 पंचे 35 दूनी 70, 2 गुणित 5 गुणित 7, 1 2 1 5 और 1 7 और बच गए 2 5, तो ये आ जाएगा 70 और 25। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब 14x कॉमन निकालने पर x माइनस 14 पंचे 70 और यहाँ से 25 कॉमन निकलेगा तो 25x माइनस 25, x माइनस 5, माई बैड, x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस 25 है ना, तो 14x प्लस 25 और ये x माइनस 5 बराबर 0। तो हम यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है। तो 14x प्लस 25 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -25/14। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 5। तो अब वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 7, और x का मान हमारा 5 आया है, तो 7 गुणित 5 मतलब 35। तो हमारे ऑप्शन में है क्या, ये भी ऑप्शन सी, बहुत सारे ऑप्शन सी उत्तर हैं, इसको लेके फिर विवाद ना हो जाए। चलिए ठीक है, कोई नहीं होगा विवाद, पर हमारे प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन सी है 35 वर्ष। इसका सही उत्तर होना चाहिए 35 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, एक कूट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है MYNCABEL, माइन केबल का अर्थ सैडल हॉर्स, MYNWIR का अर्थ है सैडल राइड, केबल अल्मा का अर्थ है हॉर्स ब्लैंकेट। तो किस शब्द का अर्थ हॉर्स राइड हो सकता है? तो आइए करते हैं इसको डिकोड। तो सबसे पहला है MYNCABEL, पहले 2 शब्दों को लेते हैं, और MYNWIR, तो पहला है सैडल हॉर्स और दूसरा है सैडल राइड। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को सैडल इसमें कॉमन है और MYN इसमें कॉमन है। ठीक है। तो यहीं से हमारे को उत्तर मिल जा रहा है कि MYN मतलब केबल हो गया, और शायद माय बैड, MYN का मतलब होगा हॉर्स, सॉरी सैडल
और केबल का अर्थ होगा हॉर्स, CABEL हॉर्स, और WIR का अर्थ होगा राइड। और पूछा है हमको हॉर्स राइड, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केबल, CABEL WIR, केबल वीर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन ए। तो प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, जो कि है केबल, CABEL WIR। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65, कौन सी राशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो 5 वर्ष से 7 वर्ष में 2 वर्षों का अंतर है, और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान बढ़ता है, ठीक है। तो 5वें वर्ष की राशि है 520 और 7वें वर्ष की राशि है 568, यानी कि 2 वर्षों की राशि हो जाएगी, 2 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। जब हम 568 से 500 घटा देंगे यानी कि 48 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, ब्याज 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 24 रुपए, ठीक है। तो हर वर्ष 24 रुपए के हिसाब से बढ़ेगा, तो 5 वर्षों में 24 पंचे 5 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा? 24 गुणित 5। अगर प्रति वर्ष 24 रुपए ब्याज बन रहा है तो 24 पंचे 120 रुपए आपका 5 वर्षों का ब्याज हो जाएगा। और 5 वर्षों में मिश्रित धन, हम जानते हैं मिश्रित धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन हमारे को नहीं मालूम है, मूलधन प्लस ब्याज हमारा 120 रुपए हो गया 5 वर्षों का, और 5 वर्षों का मिश्रित धन 120 रुपए। जब मैं 120 को इधर लाके माइनस कर दूंगा तो हमारा मूलधन निकल जाएगा, और वो आ जाएगा मूलधन बराबर कितना? 400 रुपए। यही होगा हमारा उत्तर। तो प्रश्न नंबर 65 ऑप्शन ए 400 रुपए हमारा मूलधन ही पूछा है ना, कौन सी धनराशि एग्जैक्टली। सो कौन सी धनराशि, what amount will rupees 520 in 5 years, right? So principal will be rupees 400, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्नों का हल गणित एवं तार्किक योग्यता का। हमारे प्रज्ञान एकेडमी बिलासपुर में प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एवं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चालू की गई है, जिसमें बहुत ही हाई यील्डिंग कंटेंट एंड हाई यील्डिंग क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे कंटेंट और ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए जो एग्जाम में जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप हमारे साथ इन दोनों कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, जिसकी जानकारी के लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं, जो कि दयालबंद गांधी चौक से महज 200 मीटर दूरी पर, मल्टीपर्पज से 100 मीटर दूरी पर। अगर आप गांधी चौक की तरफ से तोरवा की तरफ जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में चतुर्वेदी आरवीर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके फर्स्ट फ्लोर यानी कि प्रथम तल पर हमारा ऑफिस स्थित है। आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप उसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं।